कई सेकंड बाद महिला को होश आया। उसने अपनी आंखें खोलीं और आश्चर्य से आसमान की ओर देखते हुए वह सोचने लगी कि वह कहाँ है और क्या हो रहा है। वह एक हाथ की मदद से बैठने लगी, दूसरे को अपने सिर पर रखा और जैसे जैसे उसे धीरे धीरे होश आया, वह सोचने लगी कि यह कैसी जगह है। उसे याद आया कि वह यहाँ नहीं आई थी, जबकि उसका हाथ उसके सिर पर था और वह धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। जियांग उसके पास आया, उसके बगल में बैठ गया, अपनी कोहनी घुटनों पर टिका दी, अपनी आंखें बंद कर लीं और एक सुखद मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वह जाग रही है। जियांग की आवाज सुनकर वह सतर्क हो गई और सोचने लगी कि वह कौन है। एक सेकंड बर्बाद किए बिना वह खड़ी हो गई और उससे दूर हो गई। उसने एक आक्रामक रुख अपनाया और जियांग को देखते हुए उसने उससे पूछा कि वह कौन है और यह भी अनुरोध किया कि वह उसके पास न आए। वह खड़ा हुआ, अपना शरीर उसकी ओर घुमाया और शांत स्वर में उसने उससे कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि वह सिर्फ नौकरी बदलने वाला है जो राक्षसों से लड़ने के लिए रेगिस्तान में आया है। उसने यह भी कहा कि वह उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। और करीब से देखने पर उसे याद आया कि जियांग कौन था। उसने एक हाथ अपनी छाती पर रखा, दूसरे हाथ से जियांग की ओर इशारा करना शुरू किया और उसे गौर से देखते हुए उसने उससे कहा कि वह जानती है कि उसने ही उस पर पहले हमला किया था। यह सुनकर जियांग कुछ हद तक घबरा गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए उससे माफी मांगी, यह समझाते हुए कि उसने उसे राक्षस समझ लिया था। यह देखकर कि जियांग काफी आकर्षक था, वह शर्माने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और पूछा कि कोई कैसे कह सकता है कि उसकी तरह सुंदर लड़कियां राक्षसों जैसी होती हैं। वह उसे अहंकारी कहने से खुद को नहीं रोक सकी। वह घबरा गई। जल्दी से उसने अपने सिर और चेहरे को छूना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि क्या उसकी नाक और कान अभी भी वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए। जियांग बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसने उस पर हमला करते समय अपनी सारी ताकत लगा दी थी। अब यह देखते हुए कि उसमें अभी भी बहुत ताकत थी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वह सोचने लगा कि वह कौन थी और वह उसके हमले का सामना कैसे कर सकती थी। कई सेकंड बाद यह जांचने के बाद कि उसे कोई चोट नहीं लगी है, वह शांत हो गई। फिर उसने बगल में हाथ बढ़ाया और उसकी उंगली पर सोने की अंगूठी चमकने लगी और एक हरे रंग की ऊर्जा उत्सर्जित करने लगी। यह अंगूठी एक तरह की घड़ी की तरह थी जो समय दिखाने लगी। समय देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। उसने जियांग की ओर पीठ कर ली और उससे दूर जाते हुए जल्दी से वहां से निकल जाने का फैसला किया, इससे पहले कि वे उसे पकड़ लें। जब वह धीरे धीरे दूर जा रही थी, जियांग बस चुप रहा। वह उसे गौर से देखने लगा और सोचने लगा कि वह क्यों भाग रही थी और उसका पीछा करने वाले लोग कौन थे। महिला उससे थोड़ी दूर चली गई, लेकिन अचानक अचानक रुक गई। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और अपने नाखून चबाने लगी। जियांग को यह समझने में देर नहीं लगी कि कुछ गड़बड़ है। वह महिला के पास गया और देखा कि वह बहुत घबराई हुई है। उसने पूछा कि क्या कोई समस्या है। जैसे ही उसे डर लगने लगा, उसने अपना सिर थोड़ा पीछे घुमाया, अपनी आंखें बंद कीं और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसने जवाब दिया कि आगे कुछ राक्षस हैं और चूंकि वह लड़ने में बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने पीछे हटने का फैसला किया और जियांग को राक्षसों से निपटने दिया। कुछ ही सेकंड में वह घबराना बंद कर दिया, फिर से उसकी ओर पीठ की, अलविदा कहा और उसे बताया कि बस इतना ही है और जाने का फैसला किया। यह देखकर जियांग के हाव भाव में भारी बदलाव आया।
एक उलझन भरी नजर से वह महिला को देखने लगा और सोचा कि उसकी अभिनय क्षमता वाकई दयनीय है। उसी समय बारिश शुरू हो गई और महिला चली गई। जियांग ने इलाके में घूमना शुरू किया और सोचा कि अगर आगे राक्षस हैं तो यह अच्छा है, क्योंकि यह वही था जो वह चाहता था, क्योंकि ये राक्षस उसके विरोधी नहीं थे। हालांकि उन्होंने उसे भक्षण के अंक दिए, लेकिन एक समस्या थी। जियांग ने अपना सिर थोड़ा सा एक तरफ घुमाया और एक गंभीर नजर से उसने सोचा कि अन्य नौकरी बदलने वालों से निपटना मुश्किल होने वाला है। रेगिस्तान हमेशा से एक अराजक जगह रहा है, जहां कई लोग खुद को मारने और सामान चुराने के लिए समर्पित करते हैं। उसने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या महिला को पहले से पकड़ना एक अच्छा विचार था, और जब जियांग अपने विचारों में खोया हुआ था तो छोटी नाइन दिखाई दी। उसने अपनी उंगली से आगे की ओर इशारा करना शुरू किया और एक गंभीर नजर से उसने उसे बताया कि उस तरफ से कई राक्षस आ रहे हैं। डरने या भागने से दूर जियांग खुश था। उसने अपना सिर थोड़ा सा उसकी ओर घुमाया और यह सुनकर कि कई राक्षस हैं, उसने उससे कहा कि यह बहुत अच्छा है। उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और जो उसके सामने था उसे देखकर वह चौंक गया। उसके सामने सैकड़ों विशालकाय मकड़ियां दिखाई दीं, ठीक वैसी ही जिन्हें उसने अभी अभी हराया था। उनमें से एक बाकी से भी बड़ी थी, जो उसे जानलेवा नजर से देखने लगी। जैसे ही जियांग का शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था, वह शुरू हुआ मकड़ियों को देखने के लिए और सोचा कि यह उसके लिए अच्छा नहीं था। उनमें से कुछ के खिलाफ लड़ना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अब जब बहुत सारी मकड़ियां हैं तो वह उनका सामना नहीं कर पाएगा। जबकि धीरे धीरे विशाल मकड़ियां उसके करीब आ रही थीं। गंभीर नजर से वह उन्हें घूरने लगा और सोचा कि महिला झूठ नहीं बोल रही है। राक्षसों से घिरे होने के बावजूद उसे राहत महसूस हुई। उसे नौकरी बदलने वालों के बजाय इन राक्षसों से लड़ना पसंद था। विशाल मकड़ियां क्रोधित हो गईं और जानलेवा नजर से उन्होंने गति पकड़ी और उसकी ओर तेजी से आगे बढ़ने लगीं। यह देखकर जियांग खुश होने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसके पास कोई कारण नहीं था कि वह उस विनाशकारी मूल्य को न चाहे जो उसके पास आ रहा था। जियांग ने दोनों खंजरों को बाहर निकाला और जैसे ही उसके शरीर से एक शक्तिशाली और दम घोंटने वाली ऊर्जा निकली, उसने राक्षसों को घूरना शुरू कर दिया और छोटी नाइन को जहरीली धुंध को सक्रिय करने का आदेश दिया। उसने आदेश की अवहेलना नहीं की और समझ के साथ जवाब दिया। उस पल उसके जहरीले धुंध ने खंजरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया जो उसके हाथ में थे। पलक झपकते ही विशाल मकड़ियां उसके पास पहुंचीं, अपना मुंह खोला और हमला करने के लिए तैयार हो गईं। जब जियांग का शरीर जहरीली धुंध से घिरा हुआ था तो वह कई सेकंड तक स्थिर खड़ा रहा। विशाल मकड़ियों में से एक ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जियांग अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और खंजरों और छोटी नाइन की जहरीली धुंध का उपयोग करके उसने गति प्राप्त की और पलक झपकते ही उसके शरीर को छेद दिया, उसे दो भागों में विभाजित कर दिया और इस प्रक्रिया में उसे जहरीली धुंध से संक्रमित कर दिया। जब वह हवा में था, उसने अपना सिर थोड़ा पीछे की ओर घुमाया और राक्षसों को कातिलाना नजरों से घूरते हुए उसे लगा कि यह अजीब है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये राक्षस पहले से ज्यादा तेज क्यों हो गए हैं। जब जियांग विचलित था तो एक और विशाल मकड़ी ने गति पकड़ी और तेज गति से उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची, उसने उसे जानलेवा नजरों से घूरना शुरू कर दिया और हमला करने के लिए तैयार हो गई। जियांग को विशाल मकड़ी की उपस्थिति का एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्दी से उसने अपना सिर थोड़ा पीछे की ओर घुमाया और यह देखकर कि वह हमला करने की कोशिश कर रही है, वह कुछ हद तक हैरान हो गया।
लेकिन विशाल मकड़ी की बदकिस्मती के कारण जियांग चुपचाप खड़ा नहीं रहने वाला था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, पलक झपकते ही जियांग ने खंजर से उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। उसके शरीर के टुकड़े जमीन पर गिर गए और कई सेकंड बाद जियांग जमीन पर गिर गया। जब वह दोनों हाथों से खंजर पकड़े हुए था और उसका शरीर लिटिल नाइन की जहरीली धुंध छोड़ रहा था, एक जानलेवा नजर से उसने उसकी लाश को घूरना शुरू किया और महसूस किया कि यह ठीक नहीं था। हालांकि उसने हमले पर समय रहते प्रतिक्रिया की थी और पलक झपकते ही उसकी जान ले ली थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके पेट पर एक छोटा सा घाव हो गया था। उस पल छोटी मकड़ियां तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगीं और उसे यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि ये राक्षस वास्तव में एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे। करीब से निरीक्षण करने पर जियांग ने एक मकड़ी देखी जो बाकी से बहुत अलग थी। इस मकड़ी की 6 आंखें थीं और यह बहुत बड़ी थी, इसलिए वह जल्दी से इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि यह मकड़ी बॉस थी। यह देखकर वह सवाल करने लगा कि क्या यह बॉस बाकी को आदेश दे रहा था। पलक झपकते ही हजारों मकड़ियां प्रकट हुईं और जियांग को घेर लिया। जब उसका शरीर लिटिल नाइन की जहरीली धुंध छोड़ रहा था, तो वह बॉस को घूरने लगा और भागने के बजाय वह बस स्थिर खड़ा रहा। जियांग को आखिरकार समझ में आ गया कि इस क्षेत्र में रहने वाले हजारों राक्षसों की संख्या और रणनीति दोनों में एक ही रणनीति थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि कोई भी यहाँ नहीं आया। जियांग ने गंभीर नजर से बॉस को घूरना शुरू कर दिया और सोचा कि इन छोटे राक्षसों को हराने का एकमात्र तरीका बॉस को मारना था। मौजूद राक्षसों की संख्या को देखकर उसे लगा कि यह थोड़ा मुश्किल होने वाला है। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था, लिटिल नाइन जहरीली धुंध से बाहर आई और अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उसका ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही वह धीरे धीरे खुद को प्रकट करती है, उसके चेहरे पर एक गंभीर नजर आती है। वह सीधे बॉस को घूरने लगती है और जियांग को समझाती है कि वह स्थिति को समझने में सक्षम है। उसने खुलासा किया कि ये राक्षस अपने मालिक को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। यह सुनकर जियांग कुछ हद तक भ्रमित हो गया। उसने अपना सिर थोड़ा सा उसकी ओर घुमाया और पूछा कि वह किस बारे में बात कर रही थी। लिटिल नाइन ने सोचा कि ये राक्षस वास्तव में घमंडी थे। उसने अपने हाथों को बगल में फैलाया, आसमान की ओर देखने लगी, अपना मुंह खोला और जोर से दहाड़ लगाई। लिटिल नाइन की दहाड़ सुनकर मकड़ियों को आखिरकार एहसास हुआ कि वह कीटों की मां थी और बिना कुछ सोचे सभी छोटी मकड़ियां भागने लगीं। मकड़ियों को अव्यवस्थित रूप से भागते हुए देखकर जियांग कुछ हैरान हुई और सोचने लगी कि क्या इसका कारण यह हो सकता है कि ये राक्षस भी कीड़े थे। लिटिल नाइन जियांग के पास गई, उसने अपना सिर थोड़ा सा उसकी ओर घुमाया। उसे बताया कि उसने बॉस और छोटी मकड़ियों के बीच का संबंध तोड़ दिया है। जियांग को उम्मीद नहीं थी कि लिटिल नाइन के कौशल का इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब राक्षस भ्रमित हो गए थे, तो उनके लिए उन्हें हराना बहुत आसान होने वाला था। उसने दोनों खंजरों को बगल में फैलाया और बॉस को जानलेवा नजर से घूरते हुए उसने लिटिल नाइन की अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रशंसा की और फैसला किया कि बॉस को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। यह सुनते ही लिटिल नाइन अपने मूल रूप में लौटने लगी। उसने बॉस को जानलेवा नजर से घूरना शुरू कर दिया और समझकर जवाब दिया, मास्टर। जब जियांग का शरीर लिटिल नाइन से जहरीली धुंध छोड़ रहा था, तो उसने गति पकड़ी, एक बड़ी छलांग लगाई और उसे करीब से चलने का आदेश दिया। पलक झपकते ही उसने अपने खंजरों का इस्तेमाल करते हुए कई राक्षसों की जान ले ली और उनके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि बॉस के नियंत्रण के बिना ये राक्षस अस्तव्यस्त थे। जियांग ने राक्षसों की ओर तेज गति से बढ़ना शुरू किया और अपने खंजरों का उपयोग करके
उनके शरीर को टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। अब जब राक्षस बिखरे हुए और अव्यवस्थित थे, तो वे अब उसके लिए कोई खतरा नहीं थे, इसलिए उसे और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। कुछ ही सेकंड में जियांग ने कई राक्षसों को खत्म कर दिया। फिर उसने गति पकड़ी, एक बड़ी छलांग लगाई और जैसे ही वह बॉस की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसे लगा कि अब केवल एक ही उद्देश्य बचा है। बॉस ने अपना मुंह खोला और एक जानलेवा नजर से वह जियांग को घूरने लगा और दहाड़ने लगा। जियांग ने पीछे न हटने का फैसला किया और नजर का जवाब दिया। उसने खुद को हमला करने के लिए तैयार किया और सोचा कि बॉस ही वह है जो सबसे ज्यादा भक्षण मूल्य प्रदान कर सकता है। बॉस ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जियांग उस पर टूट पड़ा और तेजी से उसके सिर पर दोनों खंजरों से हमला कर दिया। इस प्रक्रिया में लिटिल नाइन की जहरीली धुंध से उसे संक्रमित कर दिया। आकार में अंतर के बावजूद कुछ ही सेकंड में उसने अपनी जान गंवा दी और जमीन पर गिर गया। जियांग बॉस की लाश के ऊपर उतरा। जैसे ही उसने दोनों खंजर अपने हाथों में पकड़े, उसके शरीर से लिटिल की जहरीली धुंध निकलने लगी। उसने उसके बेजान शरीर को घूरते हुए फैसला किया कि अब कीड़ों के झुंड को पैदा करने का समय आ गया है। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।